स्वागत है आपका द वर्ल्ड टुनाइट में। मैं हूं आलोक सिंह और बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के लिए 7 समंदर पार से आए न्योते की, जिसे लेकर खुद अमेरिका के उप विदेश मंत्री मोदी के दरबार तक पहुंचे। वहीं नरेंद्र मोदी अमेरिका कभी जिनका नाम लेने से भी अपनी एटी महसूस करता था, 125 करोड़ के देश का मुखिया बनने के बाद अब अमेरिका उन्हें मनाने में जुटा हुआ है ताकि भारत से वो अपना फायदा साध सके। कभी मोदी के नाम से खार खाने वाला अमेरिका और उन्हें वीजा देने के मामले पर कड़ा रुख अपनाने वाले बराक ओबामा अब मोदी को अमेरिका आने का औपचारिक निमंत्रण दे चुके हैं। अमेरिका के उप विदेश मंत्री विलियम जे बर्न्स ने सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस में निमंत्रित किया है। Prime Minister Modi has won a very strong mandate to reinvigorate India's development and its rise on the world stage. America has a deep stake in India's success and in Prime Minister Modi's success. वैसे ये निमंत्रण पहले ही दे दिया गया था, लेकिन इसका औपचारिक पत्र बर्न्स भारत लेकर आए और उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की इच्छा है कि भारत और अमेरिका के बीच 21वीं सदी में सहयोगपूर्ण रिश्ते बने। President Obama looks forward very much to the Prime Minister's visit to the White House at the end of September, which is, I think, a very valuable opportunity to renew the strategic partnership between our two countries. प्रधानमंत्री अमेरिका के न्योते को स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन सब कुछ तय होने के बाद प्रधानमंत्री की यात्रा की तारीख घोषित की जाएगी। मोदी ने ओबामा को इसके लिए धन्यवाद कहा है और उम्मीद जताई है कि इससे दोनों देशों के संबंधों को नई गति और ऊर्जा मिल सकेगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को दुनिया की सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र के बीच का रिश्ता कहा है। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात से सिर्फ दोनों देशों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि ऐसी मुलाकात पूरी दुनिया में शांति, स्थिरता और उन्नति के लिए होनी चाहिए। भारत और अमेरिका के हाई ऑफिशियल्स के बीच नई सरकार बनने के बाद कई मुलाकातें हो चुकी हैं, क्योंकि अमेरिका अपने संबंधों को अब ठीक करना चाहता है। अमेरिका की इस कोशिश के पीछे वजह द्विपक्षीय व्यापार और कई सैन्य समझौते भी हैं, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच 2.8 अरब रुपए का रक्षा समझौता भी अटका हुआ है और अमेरिकी व्यापारी भारत को फायदेमंद बाजार की तरह देख रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच संबंधों को पटरी पर लाना अमेरिका के लिए जरूरी भी है और उसकी मजबूरी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबामा का अमेरिका आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इस मुलाकात को जहां विदेश मंत्रालय बेहद महत्वपूर्ण मान रहा है, वहीं बीजेपी इस मुलाकात में 2 मजबूत लोकतांत्रिक देशों के और करीब आने में देख रही है, जिससे दोनों देशों में न केवल व्यापारिक रिश्ते बढ़ेंगे बल्कि दुनिया में भी खुशहाली और शांति आएगी। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका जाना तय हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सितंबर में मुलाकात को लेकर उत्सुक हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी में नई जान फूंकने और बिजनेस बढ़ाने का बेहद अहम मौका होगा। दोनों देशों के बीच सामरिक दोस्ती को आगे बढ़ाने का भी ये अहम मौका होगा। आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए दोनों देशों की परस्पर समझ को फिर से जिंदा करने का भी ये मौका होगा। भारत दौरे के दौरान बर्न्स ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। विलियम बर्न्स ने भारतीय नेताओं से मिलने के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की है। विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि मोदी ओबामा की मुलाकात में रचनात्मक बातचीत को आगे बढ़ाने का बड़ा मौका मिलेगा। A process whereby paths are being chalked out. Now these paths obviously are of very broad nature because India and the US have an extremely deep relationship. वहीं मोदी ओबामा की इस मुलाकात को बीजेपी भी बड़े मौके के तौर पर देख रही है। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री अमेरिका से बेहतर संबंध चाहते हैं। जो भी पृष्ठभूमि रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे बने और लगातार हम सहयोगी के रूप में काम कर सकें। अमेरिका को उम्मीद है कि दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र और 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर अमेरिका और भारत एक दूसरे की कामयाबी पर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और दोनों की साझेदारी दुनिया को बड़ा योगदान दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे ब्रह्मांड में किसी भी नेता के मुकाबले ज्यादा वोट से जीतने के लिए बधाई दी है। कैमरून ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देने के दौरान हुई बातचीत को वो कभी नहीं भूलेंगे। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही ब्रिटेन मोदी सरकार से रिश्ते सुधारने की कवायद में जुटा है। इसी सिलसिले में इसी हफ्ते ब्रिटेन के विदेश और वित्त मंत्री भारत दौरे पर आए थे। ज्यादा दिन नहीं बीते जब पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर को विवादित इलाका बताया था और भारत ने तभी जवाब दे दिया था कि जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। पर पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर को लेकर बयान दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि वो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता। पाकिस्तान की तरफ से यह भी बयान आया है कि भारत के उस फैसले के बाद जिसमें नई दिल्ली स्थित भारत पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के दफ्तर को बंद करने की बात कही गई है। लगता है कि भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने जिस गर्मजोशी से हाथ मिलाए उसकी गर्माहट ठंडी पड़ने लगी है। शायद तभी पाकिस्तान बार बार कश्मीर मुद्दे को हवा दे रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर विवादित बयान दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि वो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता तस्नीम असलम का कहना है, पाकिस्तान ने कभी कश्मीर के भारत में विलय को स्वीकार नहीं किया और कश्मीर मुद्दा सुलझने तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव प्रभावी रहेगा। पाकिस्तान की ये प्रतिक्रिया उस फैसले के बाद आई है जिसके तहत भारत ने नई दिल्ली स्थित भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के दफ्तर को खाली करने को कहा है। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि ऐसे कदमों का कश्मीर विवाद के कानूनी पहलू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी महीने की शुरुआत में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, उससे पहले भी पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को विवादित इलाका करार दिया था। पाकिस्तान कश्मीर राग अलाप रहा है, लेकिन भारत अपने रुख पर कायम है। उन्हें भी कश्मीर का राग अलापना बंद करके और अपने देश के बारे में चिंता ज्यादा करनी चाहिए। कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा था और भारत का हिस्सा रहेगा। कश्मीर जो है वो भारत के लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है, भारत का अभिन्न हिस्सा है। वहीं बाकी राजनीतिक दलों ने भी पाकिस्तान के इस दावे को बकवास करार दिया है। हिंदुस्तान हमेशा पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इस तरीके के बयानात देके उन रिश्तों को खराब करता है। पाकिस्तान कश्मीर को क्या मानता है ये उसका मामला है, लेकिन कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और पूरी दुनिया ये मानती है कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान ने कब्जा किया है हमारी भूमि पे, उस बारे में अभी हम सोच रहे हैं। अभी तो नई सरकार को 1 महीना हुआ है। 5 साल तक आजाद कश्मीर भी हिंदुस्तान का भाग। जम्मू कश्मीर का विलय अंतिम है और हो चुका उसमें भारत में। इस पर बहस करना मेरे ख्याल से एक नए प्रकार के विवाद को जन्म देना है और यह तो पाकिस्तान का पुराना राग है, इसके ऊपर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने बयानों और बातों को बदलना और वादों से पलट जाना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। लेकिन अगर पाकिस्तान सचमुच में रिश्तों में बेहतरी चाहता है तो उसे बार बार कश्मीर राज छेड़ने से तो बचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ज्यादा दिन नहीं बीते जब पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर को लेकर विवादित इलाका बताया था और भारत ने तभी इसका जवाब दे दिया था कि जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। पर पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर को लेकर बयान दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि वो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता। पाकिस्तान की तरफ से ये बयान भारत के उस फैसले के बाद आया जिसमें नई दिल्ली स्थित भारत पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के दफ्तर को बंद करने की बात कही गई है। और अब बात सीरिया की, जहां संघर्ष कब खत्म होगा इसका जवाब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खोज रहा है। सीरिया में कभी भी रोजाना सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं और अब संयुक्त राष्ट्र ने स्टेफान दी मस्तूरा को सीरिया में अपना नया दूत नियुक्त किया है। इससे पहले कोफी अन्नान और लख्तर ब्रह्मी सीरिया में शांति बहाल करने में नाकाम रहे थे।
ये तस्वीरें सीरिया की हैं, जहां पिछले 3 सालों से राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता के खिलाफ विद्रोही संघर्ष कर रहे हैं। असद ने हाल ही में तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की और अपना रुख साफ कर दिया कि वो सत्ता नहीं छोड़ेंगे। सीरिया संघर्ष को शांत करने की तमाम अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें हो चुकी हैं, पर अभी तक कोई ठोस हल नहीं निकला। सीरिया के हालात पर नजर बनाए रखने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अब यहाँ अपने नए दूत की नियुक्ति की है। अब स्टेफान दी मिस्तुरा सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत होंगे, जो सेना और विद्रोहियों के बीच बातचीत के जरिए समस्या का हल खोजने की कोशिश करेंगे। मैं घोषणा करता हूं कि स्टेफान दी मिस्तुरा सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत होंगे। वो वहां पर सीरिया के अंदर और बाहर पर्यवेक्षकों से मिलकर बातचीत करेंगे ताकि सीरिया में हिंसा रुके और शांति स्थापित हो। 40 साल के स्टेफान इटली के उप विदेश मंत्री रह चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के तौर पर इराक और अफगानिस्तान में भी सेवाएं दे चुके हैं। ऐसे में अगर स्टेफान सीरिया के संघर्ष को शांत कर पाए तो ये बड़ी सफलता होगी। इससे पहले कोफी अन्नान और लखदर ब्रह्मी ने भी सीरिया में शांति की कोशिशें की, लेकिन दोनों पक्षों ने सीज फायर को नहीं माना। कहा तो ये भी जाता है कि इराक में तांडव मचा रहा आतंकी गुट ISIS यहाँ भी विद्रोही गुटों की मदद कर रहा है। ऐसे में सीरिया को शांत करने के साथ साथ वहाँ मानवाधिकार हनन और आतंकवाद पर लगाम लगाना भी संयुक्त राष्ट्र के लिए बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को लेकर पैदा हुए गतिरोध को सुलझाने के लिए शुक्रवार को अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी काबुल पहुंचे। जॉन केरी ने यहां राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों अब्दुल्ला और अशरफ घानी समेत मौजूदा राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात की। केरी ने कहा कि मसले को समझदारी के साथ सुलझाया जाना चाहिए। केरी ने दोनों उम्मीदवारों से अपील की कि उन्हें नतीजों की दोबारा जांच पर सहमत होना चाहिए और फर्जी वोटों का आरोपों की जांच के लिए वोटों की गिनती की निगरानी होनी चाहिए। दरअसल इसी हफ्ते अफगान चुनाव आयोग ने शुरुआती चुनाव नतीजों का ऐलान किया, जिसके मुताबिक अशरफ घानी को अब तक करीब 56% वोट मिले हैं, जबकि पहले दौर में अब्दुल्ला आगे चल रहे थे और अब अब्दुल्ला ने धांधली के आरोप लगाते हुए चुनाव नतीजों को मानने से ही इनकार कर दिया और अब इसी गतिरोध की वजह से अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। चीन के शिनजियांग प्रांत में हिंसक वीडियो को डाउनलोड करने के जुर्म में 32 लोगों को सजा सुनाई गई है। इन सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इन लोगों को हिंसक वीडियो डाउनलोड करने और उन्हें ऑनलाइन सर्कुलेट करने के लिए दोषी पाया गया है। पिछले 1 साल में चीन में 400 लोगों को दहशत फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया अमेरिका ने जर्मनी के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने की बात कही है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जेन पास्की ने दोनों देशों के रिश्तों को अहम बताया। अमेरिका की तरफ से यह बयान ऐसे वक्त पर आया जब जर्मनी को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के लिए काम करने वाले डबल एजेंट का पता चला है और जासूसी की खबर के बाद से ही जर्मन सांसद वाशिंगटन से जवाब मांग रहे हैं। तो बुधवार को इस बात का पता चला था कि जर्मन रक्षा मंत्रालय में काम करने वाले एक सैनिक ने अमेरिका को संवेदनशील जानकारी दी थी। अब तक आपने दुनिया के तमाम देशों के कैबिनेट के बारे में सुना होगा। हर किसी का अपना अंदाज होता है, लेकिन आज आपको हम दिखाते हैं एक ऐसी कैबिनेट जिसका सिर्फ एक मकसद है, दहशत और खून खराबा। दरअसल ये कैबिनेट इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अल शबाब की है। बगदादी ने जो इस्लामिक स्टेट घोषित किया था, अब उसकी कैबिनेट भी बन चुकी है। आतंकियों का देश, आतंक का खलीफा और अब आतंक की कैबिनेट। आतंक के खलीफा से तो आप मिल ही चुके हैं, उसकी कारस्तानियां भी देख चुके हैं। अब देखिए उस आतंकी कैबिनेट को जिसे दहशत और खूनी खेल खेलने की जिम्मेदारी दी गई है। अबू बकर अल बगदादी खलीफा, अबू मुस्लिम अल तुर्कमानी द डेप्यूटी, अबू अब्दुल कदर, अबू मोहम्मद, अबू अली, अबू सलाह, अबू हजर अल अशरफी, अबू कासिम, अबू अब्दुल रहमान अल बिलावी।
ये बगदादी के वो नुमाइंदे हैं जिन पर बगदादी ने आतंक का खेल खेलने का जिम्मा सौंपा है, जैसा खेल उसने इराक और सीरिया में खेला है। इस्लामिक स्टेट बनाकर बगदादी के हौसले इतने बुलंद हुए कि उसने अपनी कैबिनेट भी घोषित कर दी। इराक और सीरिया के चंद शहरों को बंदूक की नोक पर हथियाने के बाद वो अलग सल्तनत का दावा कर रहा है और इसे मैनेज करने के लिए खूंखार दहशतगर्दों को कमान भी सौंपी है। बगदादी की कैबिनेट के इन सभी चेहरों के हाथ खून से सने हैं। इराक और सीरिया में न जाने कितने मासूमों की सांसें छीन चुके हैं ये चेहरे। बगदादी ने अपने कैबिनेट के मंत्रियों को बाकायदा उनके मंत्रालय दिए हैं और उन्हें उनकी भूमिका भी समझाई है। इनमें से कोई कब्जे वाले शहरों में पैसों की उगाही करेगा तो कोई अरब और दूसरे देशों से जिहाद के लिए आने वाले आतंकवादियों की रेख देख करेगा। बगदादी की कैबिनेट में 6 गवर्नर भी हैं जो कब्जा किए गए इलाकों में मैनेजमेंट देखेंगे। इतना ही नहीं, एक वॉर ऑफिस भी बनाया गया है। बगदादी की इस किलर टीम में बगदादी समेत 18 आतंकवादी शामिल हैं। इराकी सेना को ये जानकारी तब मिली जब उसने इस्लामिक स्टेट के एक आतंकवादी के घर छापा मारा। इसी बीच खबरें ये भी हैं कि इस्लामिक स्टेट के आतंकी गजा पट्टी पर भी अपनी शिरकतें बढ़ा रहे हैं। अब तक यहाँ हमास गुट सक्रिय था, लेकिन क्या इजराइल पर दागी जा रही सैकड़ों रॉकेट्स की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट की है? आखिर बगदादी के काले नक्शे में ये इलाका भी शामिल ही था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।